सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एंड आज की जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विच इज रिलेटेड टू आर्य समाज मैरिजेस। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप यहाँ पर समझो, आपने सुना होगा कि अगर इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन कपल हो, जो कपल्स होते हैं, इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजन कपल्स होते हैं, अगर उन्हें शादी करना है, मैरिज करना है, तो वो कौन सा रास्ता अपनाते हैं, कहाँ से करते हैं? ऑफनली वो आर्य समाज मैरिज ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो एक आसान तरीका होता है उनके लिए। क्योंकि यहाँ पर ना तो सोसाइटी की टेंशन होती है, ना फैमिली का प्रेशर, या मैं कहूँ ना फैमिली से परमिशन लेना होती है, और ना ही कोर्ट की जो पूरी लॉन्ग प्रोसेस होती है, ना तो उस चीज से डील करना होता है। सिर्फ एक सिंपल रिचुअल फॉलो करना होता है। आप बस एक आर्य समाज का जो टेम्पल है उसमें जाइए, या जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां जाइए, ठीक है। एंड थोड़ा सा वैदिक मंत्र आपको वहां पर फॉलो करवाते हैं। कन्वर्जन की बात करें तो एक कन्वर्जन वाला रिचुअल इनके यहाँ कंसेप्ट होता है, शुद्धि से रिलेटेड, शुद्धि जिसको हम बोलते हैं। आगे कंसेप्ट ये क्या है समझेंगे। तो एक कन्वर्जन वाला रिचुअल जिसे शुद्धि कहते हैं, वो फॉलो करना होता है, वो करवाते हैं। नॉर्मल सिंपल रिचुअल करवाते हैं और शादी हो गई। तो काफी सिंपल तरीका होता है आर्य समाज मैरिज का, ठीक है। यही इतनी सिंपल प्रोसेस होती है। लेकिन तो दिक्कत क्या है यहाँ? आज आर्य समाज शादियां जो है वो कोर्ट्स के स्कैनर में क्यों आ चुकी है? क्यों कोर्ट में इसकी वैलिडिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं? क्यों यहाँ पर इतनी स्क्रूटनी की बात हो रही है कोर्ट में? क्योंकि कोर्ट क्वेश्चन कर रही है इसकी वैलिडिटी पर, कि क्या ये जो आर्य समाज मैरिज करवा रही है, क्या ये शादियां, क्या ये मैरिजेस लीगल भी है या नहीं? सवाल उठ रही है, कोर्ट क्वेश्चन कर रही है। क्या कोई ये आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन फेक तो नहीं है, जो ज्यादा तादाद में, या मैं कहूँ मास स्केल में, इलीगल मैरिजेस करवा रहा है? क्या इन शादियों के जरिए, क्या इन मैरिजेस के जरिए लॉ का गलत इस्तेमाल हो रहा है? तो कोर्ट्स ये क्वेश्चन कर रही है इसकी लीगल वैलिडिटी को लेकर। तो इस वीडियो में हम पूरा इशू डीप में समझेंगे दोस्तों। लाइक आर्य समाज क्या है, अगर आपको नहीं पता, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या क्या कब से ये चीज यहाँ पर आने को लगी, एंड आर्य समाज मैरिज कब से चालू हुआ। इसके रिगार्डिंग एक एक्ट भी है, आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट, वो क्या बोलता है, ठीक है, वो भी समझेंगे। एंड कैसे यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉज ने इस सिस्टम को पूरा चैलेंज किया है। एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी यहाँ पर एक रिसेंट ऑर्डर है, उसमें क्या कहा गया है, सब कुछ मैं आपको सिंपल भाषा में, जैसे 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रहा हूँ लेमन लैंग्वेज में, वैसे ही आपको सारी चीजें बताऊंगा बिना कुछ स्किप किए, ठीक है। आते हैं दैट व्हाट इज आर्य समाज। सबसे पहले ये तो क्लियर करें कि आर्य समाज होता क्या है। तो आप समझिए कि यहाँ पर आर्य समाज का इन शादियों से रोल क्या है। समझो, आर्य समाज जो है ना, वो एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है। क्या है? एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है। इसे 1875 में कौन लाया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था, जिनकी इमेज आपको दिख रही है। अब क्या पर्पस था यार? कुछ चीज ला रहे हो तो उसका कुछ पर्पस होगा। तो इनका मेन पर्पस था हिंदू धर्म को पुराने वैदिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग सुधारना। क्लियर? क्या पर्पस था? जो हिंदू रिलीजन है, हिंदू धर्म जो है, उसको पुराने वैदिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग सुधारना एक पर्पस था। इसलिए इन्होंने इंटरकास्ट और हम कहें इंटर रिलीजन शादियों को अलाउ किया, ठीक है। इन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया, या हम कहें अलाउ किया। किस तरह की शादियों को? इंटरकास्ट या मैं कहूं इंटर रिलीजन शादियों को इन्होंने अलाउ किया, सपोर्ट किया। पर्पस क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कुछ ही मिनट पहले मैंने आपको शुद्धि का कंसेप्ट बताना चाह रहा था, कि यहाँ पर एक कंसेप्ट है शुद्धि को लेकर। तो आर्य समाज का एक कंसेप्ट था शुद्धि, यानी कि प्योरिफिकेशन रिचुअल। इसका क्या मतलब है? इसके थ्रू क्या होता था? तो ये जो प्योरिफिकेशन रिचुअल है, इसके थ्रू किसी भी व्यक्ति को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया जा सकता था। क्लियर? और जब एक इंटरफेथ कपल आता था इनके पास, आर्य समाज में अगर इंटरफेथ कपल आता था, चाहे वो एक हिंदू हो, चाहे वो एक मुस्लिम हो, या चाहे वो एक क्रिश्चियन हो, कोई भी अगर आता था, किसी भी धर्म का व्यक्ति, तो आर्य समाज जो है उनका शुद्धि करता था। शुद्धि का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, प्योरिफिकेशन रिचुअल है इनका।
तो आर्य समाज उनका शुद्धि करता था और फिर उनकी शादी वैदिक रिचुअल के जरिए कर देता था। तो ये जो है ना, ये एक लिबरल सोशली रिफॉर्मिस्ट स्टेप था उस समय के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि ये एक लिबरल सोशली रिफॉर्मिस्ट स्टेप था उस समय के लिए। लेकिन आज के जमाने में जहां रिलीजियस कन्वर्शंस पर इतने लीगल रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, तो ये जो रिचुअल है ये प्रॉब्लमेटिक बन गया। ठीक है, उस समय इनका इंटेंशन क्या था आपने समझा, बट आज इस पर्पस को लेकर हम आज की दुनिया में बात करें, आज के टाइम में बात करें, तो कहीं ना कहीं ये रिचुअल प्रॉब्लमेटिक बन गया। ठीक है, तो व्हाट इज आर्य समाज हमने समझा, पर्पस समझा, प्रॉब्लमेटिक क्यों बना ये समझा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बोला कि आर्य मैरिज जो है, आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 का यहाँ पर है, क्या कहता है ये समझो। देखो 1937 में ब्रिटिश इंडिया में एक लॉ पास हुआ जिसका नाम है आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 पास हुआ। इसका पर्पस क्या था? अरे लॉ आया तो किसी पर्पस से आया होगा, क्या पर्पस था? इसका पर्पस था क्लैरिटी देना इस चीज की कि अगर दो लोग आर्य समाजिस्ट हैं, अगर दो लोग, ध्यान से सुनिएगा इसका क्या पर्पस था, लॉ का क्यों आया। इसका पर्पस था क्लैरिटी देना। किस बात की क्लैरिटी देना? कि अगर दो लोग आर्य समाजिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट या पहले किसी और धर्म के हो, उनकी शादी लीगली वैलिड मानी जाएगी। ये एक्ट के एग्जैक्ट शब्दों की बात करें तो वहां लिखा गया है इस एक्ट में, ये कंडीशन है। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज मैरिज बिटवीन आर्य समाजिस्ट डिस्पाइट कास्ट एंड रिलीजन, किसी भी कास्ट रिलीजन के हो उसके बाद भी ये लॉ जो है, ये जो एक्ट है, ये इन मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है। एंड इस एक्ट को आप पढ़ोगे, यहाँ पर एक क्लियरली बात बोली गई है कि कोई भी आर्य समाज शादी सिर्फ इस वजह से इनवैलिड नहीं मानी जाएगी कि दोनों लोग अलग अलग कास्ट के हैं या एक किसी और धर्म से था। ठीक है, इस वजह से शादी इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। तो अगर एक मुस्लिम या एक क्रिश्चियन व्यक्ति हिंदू बन गया आर्य समाज के रिचुअल से और किसी हिंदू के साथ उसने शादी की, तो उस शादी को वैलिड माना जाएगा, उस शादी को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, देखो मैं माउस से लिख रहा हूं इसलिए राइटिंग में मत जाना, बट हाँ वैलिड लिखा है। तो उस शादी को वैलिड माना गया। क्लियर है इतना? लेकिन अब यहां पर एक बात आती है दैट लॉ ने यह भी कहा, ये जो आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 पास हुआ, इस लॉ में प्रावधान जो थे वो हमने देखे, मैरिज रिकॉग्नाइज किस कंडीशन में भी हो रही ये भी हमने समझा। लेकिन ये लॉ ने ये भी कहा कि दोनों व्यक्ति आर्य समाजिस्ट होने चाहिए। क्या बोला? कि दोनों व्यक्ति आर्य समाजिस्ट होने चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन बता दी गई कि वॉलेंटरीली यहाँ पर वो मैरिज में आना, उनके द्वारा आना होना चाहिए, या मैं कहूँ कन्वर्जन जो हो रहा है वो वॉलेंटरली हो रहा है, उनकी स्वेच्छा से यहाँ पर हो रहा है, अपने मन से वो कर रहे हो। क्योंकि आर्य समाज के प्रिंसिपल्स या मैं कहूँ सिद्धांतों को मानने वाले वो होने चाहिए जो लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तभी उस शादी को प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो दोनों व्यक्ति आर्य समाजिस्ट हो, यानी वो वॉलेंटरी आर्य समाजिस्ट हो। उसका मतलब क्या है? यानी कि वॉलेंटरली अपने मन से आर्य समाज के सिद्धांतों को मानने वाले होने चाहिए, तभी उस शादी को प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा, यानी लॉ में प्रोटेक्शन मिलेगी एंड वैलिड मानी जाएगी मैरिज। तो आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 क्लियर हो गया कि लॉ क्यों पास हुआ, क्या पर्पस था, कैसे ये मैरिज को रिकॉग्नाइज करता था एंड क्या कंडीशन पर रिकॉग्नाइज की जा रही है एंड किस कंडीशन पर इसे लीगल प्रोटेक्शन मिल रही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं that why couples prefer आर्य मैरिज, आर्य समाज मैरिज। यार कपल्स क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्यों चूज कर रहे हैं आर्य समाज की शादी? इस बात को आप समझना होगा। देखो स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें हम, एसएमए यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का एक्ट है। इस एक्ट में अलाउ, ये एक्ट जो है वो अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है?
कि इंटरफेथ शादी बिना कन्वर्शन के भी हो सकती है। ये एक्ट आपको अलाउ करता है कि इंटरफेथ शादी की बात करें तो वो पॉसिबल है, वो भी बिना कन्वर्जन के। ये स्पेशल मैरिज एक्ट हमें अलाउ करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लमेटिक रिक्वायरमेंट अलाउ तो करता है, बट प्रॉब्लमेटिक रिक्वायरमेंट ये है जो कि यहां मैंने लिख रखी है कि 30 दिन पहले आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। इस केस में अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट ऑप्ट कर बिना कन्वर्जन की मैरिज करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक। आप सोचिए, अगर एक लड़का मुस्लिम है और अगर एक लड़की हिंदू है, या मैं कहूं दोनों सेम कास्ट में नहीं है, ठीक है, और वो दोनों चाहते हैं शादी करना, तो स्पेशल मैरिज एक्ट का नोटिस पब्लिक होते ही, आपने बोला ना आपको नोटिस देना होगा, और अगर यहां पर ये शादी करना चाह रहे हैं, अगर लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, या दोनों किसी भी सेम कास्ट है, सेम कास्ट के नहीं है, और दोनों शादी करना चाहते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट रिक्वायर कंडीशन क्या देता है? 30 डेज की। तो स्पेशल मैरिज एक्ट का नोटिस जैसे ही पब्लिक होता है, वैसे ही फैमिली को, पड़ोसी को, मॉल पुलिस को सब इंटरफेयर यहाँ पर करते हैं, क्योंकि जैसे ही नोटिस पब्लिक में हुआ, सबको पता चला, तो किसी भी तरीके का हैरेसमेंट कपल्स जो है फेस करते हैं सिर्फ इस नोटिस की वजह से। तो ऐसे में क्या, आर्य समाज एक स्केप रूट बन जाता है। आप आर्य समाज टेंपल में जाते हो, 2 घंटे में कन्वर्जन हो जाता है, प्लस शादी हो जाती है। कोई पब्लिक नोटिस नहीं देना यहाँ पर आपको, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है, किसी भी प्रकार को आपको पब्लिक नोटिस नहीं देना आर्य समाज मैरिज में, और किसी प्रकार का यहाँ पर आपको डिले नहीं दिखेगा। आप दोनों का नाम सर्टिफिकेट में लिखा जाता है और आप मैरिड हो जाते हो, जैसे ही आपने उनके ये रिचुअल्स को फॉलो किया और उनके अकॉर्डिंग आप चले। तो हेंस इट्स अ फास्ट, सिंपल, डिस्क्रीट। इसलिए थाउजेंड्स ऑफ कपल्स आर्य समाज का रूट लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझे दैट व्हाई कपल्स प्रेफर आर्य समाज मैरिज, ओनली बिकॉज ऑफ दैट 30 डेज नोटिस का जो कंडीशन दे रखी है स्पेशल मैरिज एक्ट में, वो चीज रहती है, तो कहीं ना कहीं उनको हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। ये चीज जो है नोटिस पीरियड की, वो आर्य समाज मैरिज में नहीं है, इसलिए वो प्रीफर कर जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों कोर्ट्स अलर्ट हो गए इस चीज को लेकर? प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, कहां से? जब एंटी कन्वर्जन लॉज आते हैं, वहां से प्रॉब्लम चालू हुई। जैसे कि यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ पास हुआ, यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉज आते ही 2021 में आया ये लॉ, जिसका नाम है यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट, 2021 में आया। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ क्लियरली कहता है कि अगर शादी से पहले, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर शादी से पहले रिलीजन बदला जा रहा है, तो आपको 60 दिनों, या मैं कहूं 60 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा। क्या बोलता है ये लॉ? इसमें प्रावधान दिया गया कि अगर शादी से पहले रिलीजन बदला जा रहा है, तो 60 दिन पहले आप डीएम को इन्फॉर्म करो, चाहे वो कन्वर्जन प्री हो या पोस्ट हो, शादी के पहले हो या शादी के बाद हो, आपको डीएम को इन्फॉर्म करना होगा 60 दिन पहले। 60 दिन के अंदर अंदर बोलो, रिलीजन को हो जाए, ठीक है। पोस्ट कन्वर्जन है तो जैसे मैंने आपका बोला, तभी आपको डिक्लेरेशन देना होगा। उसके बाद यहाँ पर डीएम क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा, किस चीज को लेकर, कि जो कन्वर्जन हुआ है वो फोर्सफुली तो नहीं हुआ, इस चीज को लेकर इंक्वायरी करेगा डीएम। अगर कन्वर्जन जो है वो इलीगल हुआ, उनकी इंक्वायरी करने के बाद ये रिजल्ट निकलता है कि जो कन्वर्जन हुआ वो इलीगल है, तो जो पूरी शादी थी वो वॉइड मानी जाएगी। ऑफकोर्स मानी जानी चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन ही इलीगल था। फोर्सफुली कन्वर्जन हुआ तो कहीं ना कहीं चीज अफेक्टेड है, तो शादी वॉइड होगी, नहीं मानी जाएगी, वैलिड नहीं मानी जाएगी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी लॉ में, किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा कपल्स को, क्योंकि शादी वैलिड ही नहीं मानी। और बर्डन ऑफ प्रूफ भी एक्यूज पे होता है, इस लॉ में बताया गया। प्रूफ का जो बर्डन है वो एक्यूज पे होता है। एक्यूज कौन? या तो लड़का या आर्य समाज। आप प्रूव करो कि ऐसा नहीं था,
तभी हम मान, ठीक है। बट आपने ये तो देखा कि एंटी कन्वर्जन लॉ जो आया यूपी का, वो ये बात बोलता था, ये प्रोविजन था उसमें, ठीक है। बट हम आर्य समाज की बात करें, ये तो हमने एंटी कन्वर्जन लॉ की बात करी जो यूपी में आया, जिसमें ये प्रावधान थे। वहीं मैं आर्य समाज शादी की बात करूं तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये तो फॉलो ही नहीं होती आर्य समाज में, यूजुअली फॉलो ही नहीं होती। किसी भी प्रकार का आपको डिक्लेरेशन नहीं देना है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई इंक्वायरी नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ एक सिंबॉलिक शुद्धि रिचुअल होगा, जो मैंने आपको यहां पर बताया। सिर्फ एक शुद्धि रिचुअल होगा, ये उनकी एक प्रोसेस होती है। उस शुद्धि रिचुअल से हिंदू बन जाते हैं और तुरंत शादी हो जाती है, एंड दैट्स अ वैलिड मैरिज। तो कोर्ट कह रहे हैं, कोर्ट यहां पर कह रहा है कि ये तो फिर बाईपासिंग ऑफ लॉ है। हम लॉ बना रहे हैं, लॉ स्टेट स्टेट लॉ बना रहा है, इसमें प्रोसेस को बता रहा है कि आपको कन्वर्जन करना है तो ये प्रोसेस फॉलो करिए, डीएम इंक्वायरी करेगी, उन्हें डिक्लेरेशन दो। वहीं आप आर्य समाज वाले ये कुछ भी चीज फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ऐसे तो फिर ये आप लॉ को बाईपास कर रहे हो, उसकी इज्जत ही नहीं कर रहे हो, उसको हटा रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, उसको फॉलो ना कर रहे हो, तो गलत बात है। अब आया समझ में कि आर्य समाज मैरिज इतनी लीगल इशू कहां से चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, ठीक है, क्योंकि वो ये सारी प्रोसेस फॉलो ही नहीं करती। अब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया जुलाई 2025 की रिसेंट बात है। इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस लिया एक आर्य समाज मैरिज, जहां पर एक मुस्लिम लड़का था, उसने एक माइनर हिंदू लड़की से शादी की आर्य समाज के जरिए। ये केस के फैक्ट थे। अब ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर क्या देखा, लड़की माइनर थी भाई, इशू क्या फाउंड हुआ, एक तो माइनर एज था, लड़की माइनर थी, तो फिर अगर लड़की माइनर थी तो मैरिज तो लीगली इनवैलिड ही है। वहीं यहां पर यह भी लीगल इशू फाउंड हुआ कि लड़के ने प्रॉपर कन्वर्जन प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया, और तो और शादी आर्य समाज टेंपल में हुई जहां डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए। अब क्योंकि ऐसा देखने को मिला इस केस में, तो यहां पर जस्टिस थे जस्टिस प्रशांत कुमार। जस्टिस प्रशांत कुमार जी ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया, कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्ट किया एंड ऑल्सो हाईलाइट भी किया, इन्वेस्टिगेट करो भाई साहब कि ये जो फेक आर्य समाज सोसाइटी है ये कैसे ऑपरेट कर रही है, कैसे आप बिना एज चेक किए, बिना किसी की उम्र देखे, बिना लॉ फॉलो किए इतने बढ़ती तादाद में आप मैरिजेस कर रहे हो। ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मैरिजेस जो हो रहे हैं ना, वो ना सिर्फ एंटी कन्वर्जन लॉ का वॉयलेशन है, ऐसे जो मैरिजेस है वो ना सिर्फ एंटी कन्वर्जन लॉ का जो हम हैं वॉयलेशन है, बल्कि माइनर गर्ल्स के राइट्स का भी उल्लंघन हो रहा है। आपने माइनर एज की लड़की का शादी करवा दिया, तो ये तो उनके राइट का भी उल्लंघन है, सिर्फ लॉ का वॉयलेशन ही नहीं, लड़की जो माइनर लड़की उनके लॉ उनके राइट्स का भी उल्लंघन है। तो कैसे ये सब चीजें हो रही है, ठीक है। ये जस्टिस प्रशांत कुमार जो थे उनका कंसर्न रहा, उन्होंने ये चीज हाईलाइट की, गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। अब ऑनरेबल एंड दोस्तों ये जो है वो पहला केस नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो जुलाई 2025 में ये डायरेक्शन दी गई इसके रिगार्डिंग, ये कोई पहला केस नहीं है। पहले भी कोर्ट्स ने ऑब्जर्व किए हैं कुछ चीजें, लाइक सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आर्य समाज हैज नो बिजनेस इशूइंग मैरिज सर्टिफिकेट, ये यहाँ पर हेल्ड किया था। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में भी 2023 में हेल्ड किया गया, बताया गया दैट टेम्पल को बोला गया यहाँ पर कि ओनली वेरीफाइड विटनेसेस आप यहाँ पर यूज करो ताकि मैरिजेस जो है वो जेन्युइन, ठीक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी ऑर्डर आया, या मैं कहूँ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहां आर्य समाज ने माइनर्स की शादी करवा दी, वो भी फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस यही दिखाते हैं कि कोर्ट अब आर्य समाज वेडिंग्स को अनक्वेश्चनड नहीं छोड़ सकता, सवाल तो पूछें, ठीक है। बट अब आगे बढ़ते हैं तो एक बात आती है, अब बात सिर्फ आर्य समाज तक सीमित नहीं रही,
ये एक बिगर लीगल एंड मोरल क्वेश्चन बन गया है, इट्स अ बिगर डिबेट। डिबेट यहां अराइज होता है, क्वेश्चन बन गया क्या कि क्या राइट टू मैरी आर्टिकल 21 के अंडर प्रोटेक्टेड है या नहीं, क्या एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो नेसेसरी है या मिसयूज हो रहे हैं, क्या आर्य समाज का रोल एक रिफॉर्मर का है या एक लीगल लूप होल है, या एक किसी लीगल लूप होल का है, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये जो डिबेट है ना, ये लॉ वर्सेस लव में है, लॉ और लव के बीच ये बैटल रियल है। क्योंकि एक तरफ जो कपल्स है वो चाहते हैं फ्रीडम, दूसरी तरफ स्टेट चाहता है कंट्रोल, और बीच में आर्य समाज है जिसका पर्पस उस समय के लिए नोबल था, पर आज वो लॉ के फ्रेमवर्क में चैलेंज हो गया, एंटी कन्वर्जन लॉस के अगेंस्ट हो रहा है, उस लॉ के विरुद्ध जा रहा है। ठीक है, तो ये डिबेट यहां पर अराइज हो गया। वैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसकी अभी भी पिटिशन पेंडिंग है, तो अभी इसकी वैलिडिटी को लेकर फाइनल जजमेंट नहीं आया है, जैसे ही आता हूं मैं आपको बताऊंगा। बट ये क्यों इतना क्वेश्चनेबल बना, मैं आपको सारी चीजें बताया। ठीक है, तो क्या इसका फ्यूचर है, आर्य समाज शादियों का फ्यूचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो दोस्तों जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आता, जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्य समाज मैरिजेस लीगली वल्नरेबल रहेगी। स्पेशली कहां पर, स्पेशली उन स्टेट्स में वल्नरेबल रहेगी जहां एंटी कन्वर्जन लॉज स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो अगर आप इंटरफेथ या इंटरकास्ट कपल हो तो आपको यह समझना जरूरी है, क्या समझना जरूरी है, कि सिर्फ आर्य समाज सर्टिफिकेट से आपकी शादी सिक्योर नहीं होती, सिर्फ आर्य समाज सर्टिफिकेट से आपकी शादी सिक्योर नहीं होती। कन्वर्जन प्रोसेस की बात करें तो कन्वर्जन प्रोसेस भी लीगल नॉर्म्स के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, एंड माइनर्स की बात करें तो माइनर की शादी किसी भी फॉर्म में इलीगल है, ये तो आप पहले ही जान लो। अगर माइनर से शादी हो गई, लड़की अगर है तो वो माइनर है, तो माइनर की शादी तो किसी भी लीगल नॉर्म्स के हिसाब से इनवैलिड ही है, लीगल है ही नहीं। ठीक है, वो इलीगल ही है, चाहे आर्य समाज करवाए आपकी शादी या कोई और करवा दे, वो इलीगल ही माना जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या आर्य समाज शादियां, आर्य समाज मैरिजेस फास्ट ट्रैक फ्रीडम का सिंबल है या एक लीगल बाईपास बन चुकी है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर लिखेगा। एंड इतना ही था हमारी इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको डीपली समझाने की कोशिश की। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, एंड टिल देन जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।